क्या हाल चाल है भाई? ठीक है सर। कुशल मंगल है? पक्का? चलिए बैठ जाइए आप लोग। आप सभी को बहुत बहुत आभार कौटिल्य बल्लापुर की पूरी टीम की तरफ से। आप सभी ने अपनी उपस्थिति दर्ज कराई। सेमिनार का केवल ये उद्देश्य है कि व्यूज मैं आपके जानना चाहता हूँ, उसी उद्देश्य से हम लोगों ने कार्यक्रम किया है। नई क्लास चल रही है, बच्चे अपने चीजें बता सकते हैं। हम लोग कोई टीचर ही नहीं, आपके गार्जियन की तरह हैं। आपको कोई दुख दर्द, कोई टेंशन किसी भी तरह का है, वो आप हमारी सारी टीम से शेयर कर सकते हैं। लेकिन वो शेयर आप तभी कर पाएंगे जब आप कंटिन्यू रहेंगे। कोई दुख दर्द जो भी रहेगा वो आप तभी बता पाएंगे हमको जब आप, ये सेमिनार इसीलिए आयोजित किया गया है कि हम फेमिलियर हो पाए। जो भी आपको टेंशन है, कोई तनाव है, या पढ़ाई से संबंधित या कैरियर से संबंधित, की पता टेट पास किए बैठे हैं, सुपर टेट से नहीं निकल रहा है सर, सुपर टेट तो पास कर लिए, फाइनल मेरिट में सिलेक्ट नहीं हो पाए सर, अब क्या करें, यहीं रुक जाएं कि आगे बढ़ जाएं। ये सेमिनार इसलिए आयोजित किया गया है कि जो आपकी क्वेरीज होंगी सिंगल उनका सॉल्व किया, जो सॉल्यूशन ढूंढा जाएगा। और सेमिनार का मुख्य उद्देश्य ये है कि आप अधिक से अधिक संख्या में जो भी कौटिल्य बलरामपुर से प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष कहीं भी हैं, वो जुड़े हैं, वो सफल हों, उनको सरकारी नौकरी मिले। जो टेट पढ़ाने तक का सेमिनार नहीं है कि टेट में हमने पढ़ाया, टेट आप पास कर लिए, सुपर टेट आप पास कर लिए। आप जब तक सरकारी नौकरी आप नहीं पाते हैं, आप कहीं भी रहे, दूर से ही संस्था से जुड़े हैं, लेकिन आप हमारी जिम्मेदारी है। जो जिम्मेदारी हमारी तभी खत्म होगी जब तक आप सरकारी नौकरी में सिलेक्ट नहीं हो जाते। इसलिए फिर से मैं आप सभी का तहे दिल से आभार व्यक्त करता हूँ, बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ और बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। अब मैं छात्रों से निवेदन करूंगी कि पुष्पार्पण करके कार्यक्रम को आगे बढ़ाएं। सर जैसा कि आप सभी को मालूम होगा कि 2 अक्टूबर गांधी जयंती और लाल बहादुर शास्त्री जी की जयंती के उपलक्ष्य पे मनाया जाता है। तो आज इसी शुभ दिन पर हमने ये सेमिनार का आयोजन किया है ताकि आप आगे होने वाली परीक्षा के लिए एक बहुत ही बेहतरीन रणनीति बना सकें। तो इसके लिए आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं। सर्वप्रथम हम लोग सिर्फ आज इस सेमिनार का जो आयोजन है इसके उद्देश्य के विषय में जानेंगे, क्योंकि हर कार्य के लिए उद्देश्य होना आवश्यक है। जैसा कि मैं शिक्षण में हमेशा बताता हूँ, जब तक प्रॉब्लम नहीं होती है तो प्रॉब्लम के बाद टीचिंग का दूसरा स्टेप आप जानते ही हैं, उद्देश्य का निर्माण करना। समझ पा रहे हैं? तो आज यहाँ हम जो आयोजन किए हैं ये कार्यक्रम, वैसे मेरा बात वैसे भी पर्याप्त है, इसकी जरूरत नहीं है। तो इसके लिए आप सभी पहले उद्देश्य केंद्रित हो जाइए कि हम ऐसा कर क्यों रहे हैं। समझ पा रहे हैं? तो आज जो हमारा ये सेमिनार है इसके उद्देश्य पहले से हम पूरा निर्धारित करके लाए हैं। सबसे पहली बात तो आज आपको टेट से संबंधित पूरी बातें बता दी, जितनी भी बात होती है, यानी स्टार्टिंग से आपकी पात्रता कितनी होनी चाहिए, कितने परसेंटेज में होने चाहिए, फाइनल सिलेक्शन तक का बात किया जाए। आपको बताएं कि टीटी सुपर टेट अगर आप कोचिंग नहीं भी करते हैं, सिर्फ सेमिनार ही अटेंड कर लेते हैं तो आप क्वालिफाई होंगे। सुपर टेट के लिए आपको मेहनत करना होगा एक्स्ट्रा। वैसे आज का ये सेमिनार आपको इतना मोटिवेट करेगा, जितना रेगुलर आप क्लास करते हैं उससे बेहतर ही रहेगा। तो पहला उद्देश्य है टीटी और इससे संबंधित सभी प्रकार की जानकारी आपको अवेलेबल कर दी जाए इसके माध्यम से।
आगामी परीक्षा को ध्यान में रखते हुए सटीक मार्गदर्शन अर्थात अब आपके सारे नोटिफिकेशंस सीटेट के भी और यूपी टेट के भी ओपन हो चुके हैं। तो अभी हमारा जो सेंट्रल पॉइंट है वो सीटेट और यूपी टेट की है, वैसे बात हमारी सुपर टेट की भी होगी, समझ पा रहे हैं। तो सटीक मार्गदर्शन होगा कि आप कम समय में बेहतर मार्क कैसे लाएं। आपको बताएं कि आज ही इस सेमिनार से आपके सारे भ्रम दूर हो जाएंगे, जिससे आप ये जान पाएंगे कि हाँ कैसे हम क्वालिफाई करें। सीटेट और सुपर टेट में ऐसी कौन सी रणनीति अपनाई जाए जिससे बेहतर परफॉर्मेंस के साथ आप क्वालिफाई भी करें और ये आजीवन के लिए आप परीक्षा दे रहे हैं, दोबारा आपको देने की जरूरत नहीं है। तो ये टोटल मिला के अगर बात करूं तो एक ही बार में आपको इतना बेहतर प्रदर्शन करना है कि 120 प्लस, समझ पा रहे हैं ना। 120 प्लस लाने के लिए आपको कुछ एफर्ट्स तो लगाने ही होंगे। मैं ये नहीं कहता हूं कि खाली कोचिंग करने से ही आपको 120 मिल जाएगा, ऐसा कोई बात नहीं। आपको 120 मिलेगा आपके प्रयास से। जैसा कि मैं बात पे कहता रहता हूं कि 100 में 100 आपको अगर कोई दिला सकता है तो आप, समझ पा रहे हैं ना। यानी 100 में 100 आपको दुनिया में और कोई नहीं दिला सकता, सिर्फ आप ही वो व्यक्ति हैं जो अपने आप को 100 में 100 दिला सकते हैं। तो इस पे ध्यान देंगे। ये दूसरा पॉइंट, हमारा दूसरा उद्देश्य होगा कि आगामी परीक्षा को ध्यान में रखते हुए हम रणनीति कैसे बनाएं। आप सभी को पता होगा कि 13 से लेकर 16 दिसंबर से लेकर 13 जनवरी तक सीटेट के एग्जाम, समझ भी पा रहे होंगे। 28 नवंबर को आपका यूपी टेट की परीक्षा है, तो समय बहुत ज़्यादा हमारे पास नहीं है। इस सीमित समय में अपने इतने परफॉर्मेंस के साथ इतना बेहतर परफॉर्मेंस करिए कि आप सभी क्वालिफाई हो। अच्छा, टीचर की नज़र में कोई छोटा अथवा नहीं होता। आपसे अभी देर नहीं हुई है, नोटिफिकेशन आते ही आप आ गए हैं। बस जैसे आज आप आए हैं, इस जोश को ठंडे नहीं होने देना है। अगले 2-3 महीने कोई ऐसा बच्चा इसमें से तो नहीं मिलने वाला कि जो टेट या सीटेट ना पास हो। अब रही बात सुपर टेट की, तो सुपर टेट की जो टेट पास है उनके लिए हमारे यहाँ सुपर टेट की भी कक्षाएं चल ही रही हैं, वो तो आप जान ही रहे होंगे। सुपर टेट में तो गाइडेंस की बहुत ज़्यादा जरूरत है। टेट अब कुछ भी नहीं, आप पास हो ही जाएंगे। अगर सुन के भी चले गए तो भी पास रहेंगे, ऐसा सत्य है। तो ये तीसरा हमारा जो अगला उद्देश्य होगा ये होगा कि विषय वस्तु पर हम आपसे चर्चा करेंगे, कंटेंट पे, सिलेबस पे, और आपसे भी सुझाव तथा आपके मांग को स्वीकार करेंगे। समझ पा रहे हैं ना। आपसे सुझाव भी लिया जाएगा कि और बेहतर कैसे किया जाए, क्योंकि हम सभी शिक्षक, ऐसा नहीं है कि हम उस पायदान से बहुत दूर हैं। हमारे और आपके बीच में बस इतना अंतर है कि आपसे कुछ दिन पहले हम ये सब कर चुके हैं, आज आप कर रहे हैं। आपसे ज़्यादा एक्सपीरियंस मेरे पास हो सकता है, लेकिन ऐसा सत्य नहीं है कि आपके पास कोई एक्सपीरियंस नहीं है। समझ पा रहे हैं ना। तो यानी आपके सुझाव भी लिए जाएंगे और आपकी मांग को भी स्वीकार किया जाएगा। बिल्कुल ओपन बात करना है, एकदम खुल के बात करिएगा। अच्छा, ऐसा है जिसको भी कहीं भी समस्या आएगी बताते समय, क्योंकि सारी बातें मैं बताऊंगा, वो वहीं पर क्लियर कर सकता है। अच्छा, जब बातें ज़्यादा होने लगेंगी तो उसको शांत भी किया जा सकता है। जैसे आप ही बार बार में पूछते रहेंगे तो हम अपनी बात ही नहीं बता पाएंगे। तो आप इसके लिए दूसरी भी व्यवस्था रहेगी कि बाद में भी बात कर सकते हैं। अगर कोई शंका समाधान होता है, आपको 2 पेज मिले होंगे, 1 पेन मिला होगा, उसका भी कारण है कि अगर आप कुछ पढ़ रहे हैं, कोई चीज़ आपको नहीं समझ में आ रहा है आज वाले लेक्चर में, तो उसको क्या करना है, नोट करना है। बाद में एकदम इत्मीनान से बात करिए, पूरी बात आपको समझाई जाएगी। आप 100% संतुष्ट हो जाएंगे टेट और सी टेट सुपर टेट से संबंधित, क्योंकि आज तीनों का सेमिनार एक साथ हम लोगों ने रखा है। तो पहली बात आज के लिए जो पहले नोटिफिकेशन आया है सी टेट की बात की जाए। किसकी? सी टेट की केंद्रीय पात्रता परीक्षा होगा। ये केंद्रीय जो अध्यापक पात्रता परीक्षा होगा, इसके लिए आप ये समझिए, ये सिर्फ 2 पेपर में होता है। फर्स्ट पेपर यानी पेपर 1 और पेपर 2 के रूप में जाना जाता है। पेपर 1 जो होता है वो क्लास 1 to 5 के लिए होता है। ये सबको पता है। कहेंगे सर क्या बेसिक बातें बता रहे हैं, पर ऐसा होता है कभी कभी जो नए लोग होते हैं उनको ये भी नहीं पता होता, तो वो भी जाने कि आखिर होता क्या क्या है। तो 2 स्तर में, 2 पालियों में सीटेट का एग्ज़ाम इस बार आयोजित होने वाला है।
डेट मैं बता चुका हूँ। जो रजिस्ट्रेशन का टाइम है वो ओपन हो चुका है, यानी अब आप फॉर्म भर सकते हैं इसी 1 तारीख से। समझ पा रहे हैं? आपको एग्जाम की डेट पहले ही बता दिया हूँ, 16 दिसंबर से लेके और कब तक, 13 जनवरी के बीच आपके एग्जाम कभी भी पढ़ सकते हैं। अच्छा, वो उत्तरदायित्व मेरा नहीं है कि आपको 13 जनवरी को देना है कि 16 दिसंबर को देना है, वो सरकार डिसीजन लेगी। ये जो परीक्षा कराती है ये CBSE बोर्ड कराता है। कौन कराता है? CBSE कराता है। तो CBSE कराती है और अपने पैटर्न में भी काफ़ी कुछ चेंज किया है। CBT मॉडल पर, यानी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा। इस बार कैसा होगा? आप लोग बहुत सौभाग्यशाली हैं, इस बार पास कर लीजिए, क्योंकि ना तो निगेटिव जोड़ा है और ना ही सिलेबस चेंज किया। समझ पा रहे होंगे? ये अंतिम मौका है कि निगेटिव और सिलेबस चेंज नहीं हुआ। 10 साल से वही सिलेबस हो रहा है, यानी 11 से लेके आज तक इसने CBSE ने एक बार भी सिलेबस के साथ हेर फेर नहीं की है। अब मैं बताऊं, 100 बच्चे अगर दें तो 100 में 100 पास हो सकते हैं, वो भी पूरे अंकों के साथ। 150 में 150 के साथ पास हो सकते हैं। व्यवस्था क्या है इसमें? व्यवस्था ये है कि ये सब थोड़ा सा निकालना पड़ेगा, इन लोग को थोड़ा फ्लेक्सिबल देना है। तो इसके लिए जो बात है, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा। उससे पूर्व मैं बता दूं फॉर्म कौन कौन भर सकता है। समझ पा रहे हैं ना? कभी कभी ऐसा होता है हम ऐसे फॉर्म भर देते हैं, बाद में सिलेक्शन नहीं होता। एक मेरा दोस्त है, सुपर टेट भी पास किया और टेट भी पास किया, लेकिन सिलेक्शन नहीं हुआ फाइनल। रीज़न क्या हुआ? परसेंटेज का लफड़ा हो गया। समझ पा रहे हैं ना? तो परसेंटेज का भी लफड़ा होता है। अर्थात अगर आप बेसिक वाले स्कूल में, प्राइमरी में परीक्षा देने जाते हैं तो 2 आधार होता है आपके सिलेक्शन का। अच्छा, आप परीक्षा लाख दे लें और फाइनली सेलेक्ट ना हो तो उसका कोई मतलब नहीं। हमें जहाँ तक पता है कि आप परीक्षा दें, 150 में 150 लेकर आए, लेकिन अगर आपका फाइनल सिलेक्शन नहीं हुआ तो ये समाज एक्सेप्ट नहीं करेगी कि आपने कोई वर्क किया। तो पहले पूरी बातें क्लियर कट जान लीजिए कि कब हमें फॉर्म भरना चाहिए और कब फॉर्म नहीं भरना चाहिए। हमारे यहाँ बीएड करने के 2 एलिजिबिलिटी अब तक माने गए। पहला कि स्नातक में अगर आपका 50% है तो आप बीएड कर लीजिए, ऐसा अलाउ किया गया है। और अगर ना हो तो आप पीजी में 50% के साथ आप अलाउ हो जाते हैं, परीक्षा दे लेते हैं बीएड वाली और बीएड कर भी लेते हैं, उसमें सरकार को पैसा मिल रहा होता है। लेकिन फाइनल जब आपका सिलेक्शन होता है तो एक आधार बनाया जाता है, या तो इंटरमीडिएट में 50% होना चाहिए और या तो स्नातक में 50% होना चाहिए। और जितने लोग स्नातक से बीएड करके आए हैं उनके लिए बहुत बड़ा लफड़ा है कि उनका फाइनल सिलेक्शन प्राइमरी में नहीं होगा, जूनियर में हो सकता है, डीएसएसबी में हो सकता है। समझ पा रहे हैं ना? यानी अगर पीजी में आप 50% को आधार मानते हुए परीक्षा दे लिए हैं, बीएड पास हैं, टेट भी पास कर लिए हैं, सुपर टेट का भी काम आपने कर लिया है, तो भी आप सेलेक्ट ऐसा हो सकता है कि ना हो। तो पहले अपने आप को जांच लीजिए आप किस आधार पे ऐसा करने जा रहे हैं। समझ पा रहे हैं ना? तो आपको क्या करना है, मैं पेपर फर्स्ट की बात कर रहा हूँ, सीटेट की। किसकी? सीटेट के पेपर फर्स्ट की बात हो रही है। अच्छा, पेपर फर्स्ट मतलब बोले तो 1 to 5 के लिए जो टेट हो रहा है, किसके लिए? 1 to 5 के लिए जो हम लोग टेट दे रहे हैं उसकी एलिजिबिलिटी की बात मैं कर लेता हूँ, पात्रता। तो 1 to 5 में क्या करना होता है कि आपको कक्षा 1 से लेकर 5 तक के वहाँ छात्र होंगे जिनको आपको पढ़ाना है। पेपर फर्स्ट नाम से इसकी परीक्षा होगी, मॉर्निंग हो इवनिंग हो इससे मतलब नहीं है। कभी कभी ऐसा होता है कि सेकंड पेपर मॉर्निंग में हो जाता है और फर्स्ट पेपर इवनिंग में हो जाता है, तो बोर्ड की अपनी डिसीजन होती है, उससे हमको विशेष मतलब नहीं है। पेपर फर्स्ट के लिए आपको क्या करना है, जो पात्रता होगी, जो बच्चे इस फॉर्म को फिलअप करें वो ये जाने कि या तो आप 50% के साथ इंटर हो, क्या हो, इंटरमीडिएट पास हो, ठीक है। अच्छा, ये अगर ना हो, ये 50% तो स्नातक में आपका कितना हो, 50%। अच्छा, ऐसे बहुत से लोग होंगे जो स्नातक में 50% नहीं ला पाए फिर भी बीएड किए हैं।
उनको पूरा ऐसा नहीं है कि पूरे अधर में है, उनके लिए भी कुछ वैकेंसियां हैं, वो मैं बताऊंगा। अभी जानिए 50% आपके स्नातक अथवा इंटर में होना चाहिए। अगर ऐसा है तो आप पेपर फर्स्ट के लिए, पेपर 1 के लिए एलिजिबल हैं, आप फॉर्म भरिए। अच्छा, इसके साथ बीएड होना चाहिए। अच्छा, बीएड के साथ साथ ये नहीं कि डीएलएड वगैरह नहीं मान होगा, सब कुछ है। तो बीएड, हम अभी डीएलएड एक बोलते हैं, जान ही रहे होंगे, डीएलएड, बीटीसी, जो भी हो देख लीजिएगा, बीटीसी। और एक क्या होता है, डीएड, नाम सभी जानते होंगे। ये कोई भी हो, बीएड हो, डीएड हो, डीएलएड हो, बीटीसी हो, कोई भी पाठ्यक्रम में आप प्रशिक्षण कोर्स किए, क्या किए हो? अब बिना प्रशिक्षण कोर्स के अगर फॉर्म भर के आप पास कर लिए तो वो सारा बेकार है। और इसके साथ इंटरमीडिएट अथवा स्नातक 50% के साथ आप उत्तीर्ण हो। कभी ऐसी स्थिति आ गई कि आप स्नातक नहीं हैं तो आपको घबराना नहीं है, वो सेकंड पेपर आपके लिए। जो स्नातक से पीजी से 50% के साथ अगर बीएड किए हैं तो एक सेकंड पेपर होता है, नाम सभी जानते होंगे, पेपर 2 उसका नाम है, उसको भरना है आपको। इसमें स्नातक 50%। कभी कभी ऐसा होता है कि हमारा इंटर तो 50% होता है पर स्नातक 50% नहीं होता। अब ऐसे लोगों के लिए ये सेकंड पेपर पूरी तरह से है, समझ पा रहे ना। स्नातक या तो आप क्या हो, 50% के साथ हो, या पीजी हो, पोस्ट ग्रेजुएट आप हो, वो 50% के साथ हो, तो ये पेपर 2 आपके लिए, समझ पा रहे ना। पेपर 1, पेपर 2। अच्छा, इसमें पेपर 1 में जिन बच्चों को आपको पढ़ाना है, इनकी न्यूनतम आयु 6 वर्ष होगी। कितने वर्ष? और अधिकतम आयु 11 वर्ष होगी। जब आप पेपर सॉल्व कर रहे हो तो इस अवस्था को जरूर ध्यान रखिए। आज ही अगर आपसे पेपर लिया जाए, ये बातें अगर आप ध्यान में रख के पेपर सॉल्व करें तो सीटेट पास हो सकते हैं। अभी हम बात किसकी कर रहे हैं? सीईटी की बात कर रहे हैं, जान रहे होंगे। सीटेट की बात आप कर रहे हैं। सीटेट के टाइम में इनके बाल विकास को ध्यान रखिए। जब आप पेपर फर्स्ट हल कर रहे हो तो आपको ज्यादा नहीं सोचना है, पर इतना जरूर सोचना है, मान लो एक तो अक्षर ना पढ़े हो। अब एक भी अक्षर अगर आपने ना पढ़ा हो तो इनके बाल्य अवस्था को ध्यान में रखिएगा और पेपर में बैठिएगा, राम नाम लेके मारिए, आपके ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन सही रहेंगे। हम बताएं कि एकदम बिना पढ़ा बच्चा भी इसमें पास हो सकता है, बड़ी सुविधा है। अभी आगे सारी सुविधाओं का चर्चा करूंगा। पेपर 2 की बात करूँ। पेपर 2 में जो बालक होता है उसकी न्यूनतम आयु 11 वर्ष होगी और मैक्सिमम आयु 14 वर्ष होगी, अगर वो विकलांग नहीं है तो। अच्छा, विकलांग के कंडीशन में आप सभी जानते होंगे कि कितना हो जाएगा, 18 वर्ष हो जाएगा। 4 वर्ष को उसको रिलैक्सेशन दिया जाएगा, वो 18 वर्ष तक का बालक हो सकता है। पर विकलांग की अभी हम बात नहीं कर रहे, बस ऐसे नॉर्मली समझिए। कंप्यूटर बेस्ड परीक्षा होगी, ये बात मैं बता चुका हूँ। कंप्यूटर के आधार पर इस बार आपको परीक्षा देना है। अगर आप में से जितने लोग ट्रिपल-सी अथवा यूजीसी नेट या कोई भी एग्जाम जो कंप्यूटर बेस्ड हो रहा है अगर दिए हैं तो आप अनुभवी हैं। वैसे कुछ होता नहीं है, मोबाइल में हम डेली टेलीग्राम पे टेस्ट करवाते हैं, सेम उसी तरह से आपको फिंगर से टच ना करके बल्कि माउस से करना है। कोई बहुत बड़ा टेक्निकल इशू नहीं है। अच्छा, हम लोग कंप्यूटर के नाम से घबरा जाते हैं, आपसे बात मत करें तो अच्छा रहेगा। कंप्यूटर के नाम से जो लोग घबरा जाते हैं उनके लिए मैं बात करूं कि बिल्कुल नहीं घबराना है, एकदम आराम से आप परीक्षा दीजिए, एकदम आराम से परीक्षा देंगे। कंप्यूटर मतलब ये समझिए आपको सिर्फ मोबाइल चलाना है। आपके आसपास उस परीक्षा को संचालन कराने वाले लोग गाड़ी जो करते हैं उनको कंप्यूटर का नॉर्मल ज्ञान होता है, पर स्पेसिफिक स्थिति में कोई तीसरा बुलाया जाएगा। आप ऐसा समझें कि 1000-1100 जो आप फॉर्म का देते हैं उस टाइम आपकी वो मदद करने के लिए सारी व्यवस्था वहाँ रहती है। टेट के एग्जाम में काफी पैसा मिलता है गारंटी करने वाले को, समझ पा रहे ना। तो उनसे आराम से पूछिएगा, एकदम राजा की तरह पेपर हल करिए। जब तक आपका कंप्यूटर ऑन नहीं होगा, जब तक आपका कंप्यूटर वर्क नहीं करेगा, तब तक आपका टाइम नहीं रीड होगा। समझ पा रहे ना कितनी वीआईपी व्यवस्था है। अभी इससे पिछले वाले टेस्ट में सीटेट में हम ही देने गए तो वहाँ संस्था में कुछ वहाँ की स्थिति हुई होगी, अपनी
अपनी अपनी बारी होती है। अब उस स्थिति में 2 घंटा बाद में पेपर हुआ, बाद में हम लोग को टाइम दिया गया तो आधा तिहा हो गया। आधा तिहा समझ पा रहे हैं? तो आधा तिहा की स्थिति इसमें नहीं होगी। एक एक मिनट का हिसाब आपके कंप्यूटर स्क्रीन पे चलता रहेगा। देखिए, जहाँ मेरिट है वहाँ डिमेरिट भी है। यानी ऐसा बात करें कि यहाँ आप अच्छाई के रूप में अगर स्वीकार कर रहे हैं तो देखिए कितना बेहतर आप पेपर कर पा रहे हैं। आपको 2 घंटा पूरा मिल रहा है, समझ पा रहे हैं ना? 2 घंटे में मतलब ब्रह्मांड का कोई व्यक्ति आप में 2 सेकंड भी कम नहीं कर सकता। आराम से पेपर हल करिए, पूरा आपका 2 घंटा है। मान लीजिए अभी ऐसी स्थिति में यहाँ दस्तखत कर दो, यहाँ ये कर दो, उसमें 2-4 मिनट आपका ले लेता है। इसमें क्या करना है, आपको परीक्षा से कुछ समय पूर्व बुलाया जाएगा जिसमें ये अंगूठा लगाने का कार्य हो जाएगा। एकदम निर्धरक से एग्जाम देना, समझ पा रहे ना? निर्धरक स्थिति होगी, आराम से दीजिएगा, सभी पास रहेंगे। बिल्कुल गारंटी के साथ मैं कहता हूँ 5 दिन भी अगर आपने पढ़ लिया है तो सीटेट के लिए एनफ। घबराना नहीं है, आपको पेपर बिल्कुल तसल्ली से देना है, बिल्कुल आराम से देना है, आप सभी पास रहेंगे, पूरी गारंटी। अगला बात मैं करूं, पात्रता आप जान ही गए हैं, पेपर 1 पेपर 2 जान ही गए हैं। 150 प्रश्न होंगे। कितने होंगे? प्रश्नों की संख्या कुल 150 होगी। जो अंक इससे मिलने वाले हैं वो भी 150 अंक होगा, और जो समय मिलने वाला है वो भी कितना होगा? 150 मिनट होगा। 1 मिनट के लिए, 1 अंक के लिए आपको एक प्रश्न हल करना है। 1 मिनट में 1 अंक के लिए आराम से करिएगा, समझ पा रहे ना? पूरा एकदम मस्ती के साथ करिए। खूब टाइम है, टाइम की कमी नहीं है, बस ध्यान रखना है टाइम ज़्यादा नहीं, क्योंकि पहले हम लोग चाहते हैं कि बहुत ज़्यादा टाइम है यार, 1 मिनट में 1 प्रश्न, पर पैसेज वगैरह होता है इसमें, समझ ही पा रहे होंगे। मैथ, हिंदी, संस्कृत, इंग्लिश कोई लफड़ा नहीं, बड़ा सिंपल है। बस आपको क्या करना है, आज वाली क्लास सेमिनार को पूरा अटेंड करना है। बिल्कुल सिंपल तरीके से समझेंगे सीटेट कैसे पास करेंगे, और ऐसा हो कि अभी अगर परीक्षा हो जाए तो आप पास करेंगे। नकारात्मक नहीं होगा। क्या होगा? नकारात्मक इस बार नहीं होने का प्रावधान है। इससे पहले भी कभी नहीं रहा है, तो अगली बार जरूर होगा। इसलिए आप इसी बार मेहनत करिए और लाइफ टाइम की वैलिडिटी के साथ पास हो जाएंगे, समझ पा रहे हैं ना? ऐसा करेंगे आप सभी, ऐसा माना जा रहा है। मानक आधारित एनआरटी पे आपके रिजल्ट घोषित किए जाएंगे। एनआरटी नॉर्म्स रेफरेंस टेस्ट, मानक संदर्भित परीक्षण के आधार पे आपके रिजल्ट होते हैं। सिर्फ क्वालिफाइंग करना, क्या करना होता है? क्वालिफाइंग करना होता है। 60% अगर कोई जनरल कैंडिडेट है, मार्क अर्जित करता है तो वो क्वालिफाई रहता है, और 55% जो आपको वेटेज दिया जाता है, सिर्फ वो जनरल ना हो तो हर किसी को 55% देना है। तो 55% आपको दूसरा है। कोई भी एक के साथ अगर आप पास हैं तो पास ही माने जाएंगे, समझ पा रहे ना? अगर इसके 90% 150 के 60% निकालेंगे तो ये 90 अंक होगा, और अगर ये 55% निकालेंगे तो ये 82 अंक होगा। इन दोनों में से आप कोई भी अर्जित कर लीजिए, पूरी तरह से आप पास, ठीक है? दूसरी बात, 82 कभी हमारा टारगेट नहीं होना चाहिए, 90 कभी हमारा टारगेट नहीं होना चाहिए, क्योंकि 5 बार मैं फेल हो चुका हूँ सिर्फ 90 टारगेट बना के, समझ पा रहे ना? तो 90 टारगेट नहीं बनाना है। 89 मिल जाता था, 88 मिल जाता था, पर पास नहीं होते थे, समझ पा रहे ना? तो जब भी आपका टारगेट बने तो कम से कम 140 बनाइए, 120 तक लेकर आइए, 20 अंक का विचलन रखिए, समझ पा रहे ना? मेहनत करेंगे तो सब कुछ मिलेगा। इसी क्लास में ऐसे लोग हैं जो 30 में 30 अर्जित किए, समझ पा रहे ना? तो 30 में 30 जो ला सकता है, अगर हर पार्ट में 30-30 ले आए तो 150 हो गया। तो कोई कठिन बात नहीं है, बस सिर्फ क्या करना है, अपने आप को मजबूत बनाना है। और मैं बताऊं कि पिछले वाले सीटेट में जितने लोग दिए 25 से नीचे तो कोई मनोविज्ञान में पाया ही नहीं, तो ये भी बहुत बेटर रिकॉर्ड रहा है, ठीक है? जो पार्ट में पढ़ा रहा हूँ, अगर 25 नंबर वो लड़का लेकर आ रहा है तो बहुत है। तो आपको क्या करना है, 30 से 25 के बीच में हमारे वाले पार्ट में लाना है। ये स्कोरिंग पार्ट है, बेहतर पढ़ाया जाएगा। बाकी के पार्ट भी बेहतर ही पढ़ाए जाते हैं, डिपेंड करता है आप पे कि आप कितना वर्क करते हैं। अभी मान लीजिए कोई ऐसी स्थिति हो जाए, मैं समझा रहा हूँ, कोई बात ना समझ में आए तो माला जपोगे कि नहीं समझा पाए कि समझने की कोशिश करोगे? क्या करोगे? समझने की कोशिश करेंगे। उसके लिए 1000 उपकरण है, 1000 उपकरण से ऊपर ही है, कम नहीं है।
ऐसा प्रयास करिए कि आप एक्स्ट्रा टाइम दे दीजिए, गूगल कर लीजिए, यूट्यूब कर लीजिए, और अगर टाइम बचे तो कांटेक्ट कर लीजिए। संस्था में हमेशा के लिए मिलूंगा, जैसे ही संस्था से मुझे बुलाया जाएगा तुरंत अवेलेबल होगा, कहीं मैं दूर नहीं रहता हूँ। आपके सारे समस्या का समाधान तत्काल होगा। समझ पा रहे हैं ना? तो नकारात्मक इसमें नहीं है, ऐसा समझ लिए। अब हम समझे पेपर का पैटर्न क्या क्या होगा, इसमें आएगा क्या क्या, मसाले को समझा जाए, यही तो मेन है। समझ पा रहे हैं ना? तो पेपर 1 की बात की जाए, किसकी? कोई ऐसा जो अभी पेपर 1 माने ना जानता, जान गए ना? पेपर 1 माने 1 to 5, कौन सा? बच्चों की एज कितनी होगी? 6 से 11 वर्ष। अच्छा, खाली हम ही चिल्लाएं, मास्टर बोलता है और छात्र चुप रहता है, तो आप सभी क्या हैं? मास्टर, बोलते रहिए। समझ पा रहे ना? तो अब पेपर 1 की बात की जाए, इसमें आता क्या क्या? पेपर 1, पेपर फर्स्ट में जो आएगा इसमें 5 पार्ट होते हैं। कितने पार्ट? 5 पार्ट होगा। एक तो CDP होगा, चाइल्ड डेवलपमेंट पेडागोजी का पार्ट होगा, ये 30 अंक का आएगा। कितना? 30 अंक का आएगा। इसके 3 पार्ट होंगे। कितने पार्ट? 3 पार्ट। फर्स्ट पार्ट में 15 प्रश्न जो कि CD चाइल्ड डेवलपमेंट से होगा। किससे होगा? 5 प्रश्न आपको समावेशी शिक्षा से मिलेगा। किससे मिलेगा? ये प्रगतिशील शिक्षा, समावेशी शिक्षा, ऐसा ऐसा करके 5 प्रश्न मिलेंगे। विशिष्ट शिक्षा भी इसी में आ जाएगा। और बाकी के 10 प्रश्न आपके टोटल शिक्षण से होंगे, पेडागोजी से होंगे, शिक्षा शास्त्र से होंगे। इन 3 पार्ट के माध्यम से आप अध्ययन करेंगे, 100% सफल रहेंगे। समझ पा रहे हैं ना? तो चाइल्ड डेवलपमेंट के कितने? 3 पार्ट को 3 पार्ट में बांट के अध्ययन करेंगे। पहला वाला पार्ट इम्पोर्टेंट है, जिसमें आपको बाल विकास को पढ़ना है, और बालक के विकास में वाइगोत्स्की, पियाजे, कोहलबर्ग और जो भी हैं ढेर सारे आप सभी जानते ही होंगे। थॉर्नडाइक हुए, पावलोव हुए, बुद्धि के कुछ सिद्धांत हुए, गार्डनर की थ्योरी हुई, हावर्ड गार्डनर वाली। तो ये सारे इस 15 में आएंगे। सबसे बड़ा पार्ट है, इसको मेहनत से पढ़ना है। समझ पा रहे हैं ना? ताकत जरूर लगाना है। 5 प्रश्न में समावेशी इंक्लूसिव एजुकेशन, ये 5 प्रश्न आपसे पूछा जाएगा, और इस 5 प्रश्न के लिए भी हम जी जान लगाएंगे अपनी। ठीक है? अभी बहुत दिन बाकी है। 10 प्रश्न आपका कैसा होगा? पेडागोजी यानी शिक्षण शास्त्र से होगा। अच्छा, टाइम बहुत है लेकिन ज्यादा नहीं है। टाइम बहुत है लेकिन ज्यादा नहीं है। अगर हम कार्य करें तो बहुत है, इतने में बहुत कुछ कर सकते हैं, लेकिन अगर सोते रहे तो कम पड़ जाएगा। सोना नहीं है। जोश तब तक ठंडा नहीं होना चाहिए जब तक फाइनली 13 जनवरी तक का एग्जाम ना हो जाए। समझ पा रहे हैं ना? एकदम लगे रहिए, लगा के मेहनत करिए, सबका होगा। समझ पा रहे हैं ना? अगला, ये CDP समझ में आई? कुछ पूछना तो नहीं है CDP में? अच्छा, पूछना रहेगा भी तो पूछिएगा, रेगुलर में मिलूंगा। ठीक है? CDP के बाद दूसरा पॉइंट आपका जो होगा वो लैंग्वेज का होगा। आप हिंदी देंगे। क्या देंगे? अच्छा, कितना बेहतर व्यवस्था है। आप पेपर भरते समय, फॉर्म भरते समय हिंदी में 2 प्रकार की भाषा मानी गई है। एक हिंदी का 1 और दूसरा हिंदी का 2। ऐसा कोई जो ये ना जानता हो सीटेट वाला फॉर्म, जितने लोग पहली बार भर रहे हैं वो जरूर ध्यान रखेंगे। लैंग्वेज 1 और लैंग्वेज 2 का बहुत बड़ा खेला है। ये आपको पास भी करा सकता है और फेल भी करा सकता है। तो लैंग्वेज 1 को आपको हिंदी के रूप में सेलेक्ट करना है। किसके रूप में? अगर कोई लैंग्वेज 2 हिंदी के रूप में सेलेक्ट किया तो वो समझ लो अपने आप को गोली मार दिया, परीक्षा में फेल। अच्छा, रीजन में बताऊं क्यों? क्योंकि लैंग्वेज 1 में गद्य और पद दोनों पूछे जाएंगे। लैंग्वेज 1 में क्या पूछा जाएगा? गद्य और पद दोनों पूछे जाएंगे। और संस्कृत हमारी मातृभाषा, वो हिंदी हमारी मातृभाषा है, इसलिए क्या करना है? इसके गद्य और पद दोनों की तैयारी आपको करनी है। पर जो पेपर 2 होगा, पेपर 2 में आप इंग्लिश लेंगे अथवा संस्कृत लेंगे। समझ पा रहे ना? तो इंग्लिश और संस्कृत को हमेशा पेपर 2 सिलेक्ट करिएगा,
क्योंकि रीजन ये होगा पेपर 2 में खाली गद्य पूछेगा। क्या पूछेगा? गद्य पूछेगा। ध्यान रखिए, एक एक पॉइंट आपको सेलेक्ट कर सकता है, एक छोटी सी गलती आपको फेल करवा सकता है। हमेशा संस्कृत और इंग्लिश को पेपर 2 ही सेलेक्ट करिएगा, कभी 1 मत करिएगा, क्योंकि अगर आप 2 करते हैं, पेपर 2 सेलेक्ट करते हैं तो खाली गद्य मिलेगा, खाली पैसेज मिलेगा। अब बताइए कितना अच्छा बात है कि आपको पैसेज में जवाब देना। और यही चीज अगर पोएट्री में जवाब देना हो तो नानी का ननियाओ याद आए, सोच पा रहे ना, तो कहानी गड़बड़ हो सकती है। आपको इतना मेहनत करने की जरूरत नहीं है कि आप इसे पेपर 2 मान लें, समझ पा रहे ना। अगर कोई हिंदी में पेपर 2 डाला तो वो समझे पेपर डालते ही फेल है, समझ पा रहे ना। अगर पेपर 1 डाला हिंदी में तो ऐसा माने कि ब्रह्मांड का कोई व्यक्ति उसे फेल नहीं करा सकता अगर कौटिल्य आया है, समझ पा रहे ना। हाँ, तो कौटिल्य आइए, फेल कभी मत होइएगा। चलिए दूसरी बात करूं, जो अब तक के 3 ये दोनों पेपर में कॉमन, कितने? फर्स्ट और सेकंड दोनों में कॉमन है, इसलिए मैंने यहाँ लिख दिया है ऊपर ऊपर। अब दूसरा बात मैं कर रहा हूँ मैथ का। किसका? अच्छा कहते हैं मैथ सर जी बड़ा टफ है। जो टफ है वो सीटेट पास कर लो ना, कुछ मैथ है नहीं है कुछ क्या? बस 3, 4 और 5 की एनसीईआरटी लगा लो। क्या कर लो? 3, 4 और 5 की एनसीईआरटी लगा लो। 1 किलोग्राम में कितना ग्राम होता रट लो, पास हो। समझ पा रहे ना, मैथ यहीं से पास। क्या करना है, सिर्फ आपको 3, 4 और 5 के मैथ पढ़ने हैं, एनसीईआरटी, दूसरा कुछ नहीं। एनसीईआरटी पढ़िए, पास हो जाइए। पास होने के बाद कुछ ज्ञान करते रहिए। इसके 2 पार्ट होंगे। कितने पार्ट? एक तो 15 नंबर जो आएगा वो मैथ रहेगा, उसको गणित कहते हैं। सर जी गणित से बड़ा डर लगता है, कुछ गणित नहीं है। और दूसरा क्या रहेगा? पेडागोजी रहेगा। क्या रहेगा? हिंदिया में भी यही होगा। एक तो गद्य आएगा और दूसरा क्या आएगा? पद्य आएगा। क्या आएगा? व्याकरण व्याकरण कुछ नहीं। एक गद्य, दूसरा पद दे दीजिए हिंदी में, सरल में उसको। और 15 नंबर पेडागोजी जो हमसे ले जाइए फ्री में, समझ पा रहे ना। यानी एक का दाम दूसरा इनाम में। तो पेडागोजी आपको क्या करना है, सिर्फ बाल विकास वाला क्लास नहीं छोड़ना है, फ्री में मिलेगा, समझ पा रहे ना। तो ये 15 नंबर हिंदी वाला भी यहीं से लीजिए। पहले में आपको गद्यांश को खूब अभ्यास करना है। कहेंगे सर जी कौन गद्यांश पढ़ी? तो कौन गद्यांश पढ़ी का जवाब ये है कि सीबीएसई के साइट पे जाइए और वहाँ ढेर सारे पैसे अपलोड किए गए हैं। खूब प्रैक्टिस करिए। कोई जरूरत नहीं है कि रामायण पढ़ो, गीता पढ़ो, भगवत गीता रटने की जरूरत नहीं है। सिर्फ क्या करिए, सिंपली वहाँ जाइए सीबीएसई के साइट पे सीटेट टाइप करिए और प्रैक्टिस सेट के रूप में आपको ढेर सारे पैसे मिलेंगे। आराम से वो पैसे उठाइए, खाली 20 पैसे हल करिए। कितना? 20। 21वां आपके परीक्षा में आएगा वही रहेगा और आप पूरा पास रहेंगे, समझ पा रहे ना। यानी 20 के साथ साथ उस 20 में से भी आ सकता है। हाँ, दूसरा बात मैं बोल दे रहा हूँ, 2 औजार, 2 हथियार हैं जिससे हम सीटेट को नस्ते नाबूद कर सकते हैं। वो हथियार क्या क्या है? पहला सिलेबस और दूसरा प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन। पहला सिलेबस, दूसरा पीवाईक्यू, यानी प्रीवियस ईयर के प्रश्न आपको भरपूर पढ़ना है, जितना आप पढ़ सकते हैं। अच्छा, अपने लिए आप समय दे सकते हैं ना, लेकिन मोबाइल एक यंत्र है जिसको अपना नंबर मिलाओ तो कहता है व्यस्त है, समझ पा रहे ना। तो हम जब अपना नंबर मिलाए तो व्यस्त ना बताएं आपको आप ही पास कराइए। मोबाइल के जैसा मत हो जाइए कि अपना नंबर मिला तो व्यस्त है। मैंने अपने लिए व्यस्त है और दूसरे के लिए फ्री है, दुनिया की मदद कर रहे हैं। अरे सीटी परीक्षा देखे आओ हम बताइए, तो ऐसा नहीं करना, समझ पा रहे ना। अपने लिए वर्क करिए, पास हो जाइए, नौकरी ले लीजिए, दुनिया भर आपका लेक्चर सुनेगा, समझ पा रहे ना। तो इसमें आपको एक गद्य से 5 प्रश्न, कितने? 3 तो सीधा गद्य में मिल रही आंसर, और 2 को आपको क्या करना है, संधि और समास, खाली 2 ही चैप्टर पढ़िए, तीसरा पढ़ने की जरूरत नहीं, पूरा यहीं से आंसर की ले जाइए। तो खाली 2 प्रश्नों के लिए आपको तैयारी करना है, 3 तो वही जवाब दे रहा है और चौथा 15 को मैं बता ही रहा हूँ।
इसमें यानी पद में भी 5 प्रश्न होंगे। 3 प्रश्नों के जवाब पद देगा और 2 प्रश्नों के जवाब व्याकरण देगा। ये तो फ्री मिली, ये ना जान पाओ कोई बात नहीं, हटाओ। 3 क्वेश्चन हम 20 के अंतर दे रहे हैं ना, 3 यहीं से कट जाने दो, कोई दिक्कत नहीं। पद नहीं समझ में आ रहा है कोई बात नहीं, लेकिन समझने का प्रयास करिएगा। समझ पा रहे ना? ऐसा नहीं कि एकदम आजा छोड़ ही दो। तो आपको क्या करना है, 3 प्रश्न का यहाँ से घाटा हो सकता है। ऐसे लोग जो पूर्णतः लापरवाह 100%, उनका 3 नंबर जाएगा। बाकी आपके 3 को घटाइए, कितने बचे? 27 मिल रहे हैं। हिंदी में कम है बहुत है। आज तो कुछ हो लीजिए। जो पेपर जो लैंग्वेज 2 होगा अर्थात भाषा द्वितीय में दोनों गद्य होंगे। क्या होगा? दोनों गद्य होगा। अगर इंग्लिश लिए हैं तो क्या बोलते हैं? पैसेज होगा, और संस्कृत लिए हैं तो गद्यांश होगा। तो गद्यांश से आंसर छाटना मतलब सूर आदमी भी छाट सकते, ऐसी व्यवस्था है। मतलब सीधा सीधा पढ़िए, 3-4 अभ्यास करिए, 10 अभ्यास करिए, सेलेक्ट हो जाइए। तो आपको क्या करना है, खाली दोनों गद्यांश होंगे। 5 नंबर के प्रश्न पूछे जाएंगे। एक प्रश्न ये पूछता है कि उपरोक्त का शीर्षक क्या होगा, उसको छोड़ दीजिए। छोड़ देना समझ पा रहे ना? हाँ, सबसे कठिन यही है। हाँ, इसका कुछ जो भी फ्रेज वगैरह संदर्भ व्याकरण वाकरण होता है कुछ, तो संदर्भ प्रसंग वगैरह पूछेगा। तो प्रसंग वगैरह अगर एक प्रश्न आपका जा रहा है, मैक्सिमम 2 न्यूनतम 1 आपका इसमें छूट सकता है। तो 2 और 1 को जोड़े तो 3 इसमें भी छोड़ दीजिएगा। तो 3 6 नंबर छोड़ने वाला भी आज ही तैयार हो रहा है। 3 वहाँ 3 यहाँ छोड़ना है। मैथ में तो एक को नहीं छोड़ना है। मैथ का सबसे सरल बात यह है कि एकदम बेसिक पूछता है। पूछेगा 3 गोली राम के पास है, 4 गोली श्याम के पास है, कुल कितनी गोलियां? अब इससे सरल प्रश्न होगा क्या? कहेंगे सर जी गणित पढ़ा रहे हैं, तो गणित नहीं है ये, खाली बस ऐसे समझिए बैठे हैं, जोड़ लीजिए। एक सोमवार का एक लड़का आ रहा, मंदिर तक रुका, बुद्ध का गवाह, तो बताइए कौन दिखा? अब ऐसे बताना है, एक एक अक्षर गिनना है। समझ पा रहे हैं ना? ऐसे गिन के पास हो जाएंगे। 15 में ये जो 15 नंबर आ रहा है ना, 15 में 10 वेरी इजी होते हैं, 5 टफ होता है। 5 जो टफ होता है इसमें भी 2 आप करेंगे तो 3 यहाँ भी छोड़िए। 3 6 3 का 9 क्वेश्चन छोड़ने वाला भी मैं बता चुका हूँ। अगला आता है ईवीएस। क्या नाम है? ईवीएस। ईवीएस के साथ लफड़ा कुछ भी नहीं है। सिंपल एनसीईआरटी पढ़ना है। 3 4 और 5 का पूछ सकता है आपसे कि तोते की उम्र कितनी होती है। अब बताइए, कोई किताब ना लिखा ना मिले, कहूँ पढ़ दो ना, खाली एक स्थान है एनसीईआरटी। एनसीईआरटी में पशु पक्षियों वनस्पतियों के विषय में जो ऐसे अंडरलाइन करके लिखा रहता है ना, वो वाला एक को ना छोड़ो, सब पास रहोगे। तो 15 आपको क्या करना है, 15 प्रश्न आएंगे जिसमें 15 क्वेश्चन नॉलेज बेस्ड होंगे, ज्ञान आधारित होंगे। और 15 क्वेश्चन किस पर होगा? पेडागोजी पर होगा, शिक्षण पर होगा। अब बताइए, सब में 15-15 उपहार आपको मिल रहा है और छोड़ रहे हैं 3-3, वही खाली 2 में। अभी तक 2 में ही लैंग्वेज में 2 हम छोड़े हैं और 3 मैथ में छोड़े हैं। मैं मानता हूँ 9 प्रश्न आपको छोड़ने हैं। अब बचा कितना? 141। 141 में 5 प्रश्न आप गलत करेंगे। ऐसा मानिए कि वो मानवीय त्रुटि रहेगा, 5 आपसे गलत होगा। अब 5 घटाइए 41 में तो कितना बच रहा है? 36। 136 नंबर आप बड़े सहजता से ला सकते हैं, आसानी से। अच्छा बताइए, अभी भी मैं 36 इधर और 10 उधर, 46 को एक्स्ट्रा हूँ क्वालिफाई से। समझ पा रहे ना? बताइए, इसके बीच आप पास नहीं होंगे? ऐसा संभव है? जब हम लोग पेपर दे रहे थे तो यहू नहीं जानते थे, इसलिए फेल होते थे। जो हम बताया अब तक ना कि फेल हो रहे थे, तब हमको यहू समझाने वाला कोई नहीं था, इसलिए फेल हुए थे। आप तो ये वाला समझ ही रहे हैं, मैं ही समझा रहा हूँ। फेल होने कोई जुगाड़ ही नहीं। समझ पा रहे ना? फेल होना तो भूल जाएंगे आप, कभी फेल ही नहीं होंगे। सीटेट कोई नहीं फेल होगा, ऐसा 100% गारंटी है। 5 सब्जेक्ट को समझ लिया सभी ने? कोई ऐसा जो ना समझ पाया हो? तो 3 तो रहेंगे सेम और बाकी बचा अंतिम का लफड़ा, पेपर 2। लिख दो यहाँ, कितना आसानी से मैं समझा रहा हूँ, इतनी अच्छी बात है।
कि आप लोग हमसे समझ रहे हैं। चौथा जो पार्ट होगा इसमें खाली 4 ही होगा, इसमें 5 लाख का लफड़ा ही नहीं, बस 4 होगा। अगर आप SST से हैं, हम जानते नहीं SST क्या है, पर यह है सोशल साइंस वाला पार्ट। अच्छा, इसमें कौन कौन रहेगा? कॉमर्स वाले कुल सोशल साइंस देंगे और BA वाले कुल सोशल साइंस देंगे। कोई BBA किया होगा तो सोशल साइंस देगा। समझ पा रहे ना? तो कितना आसान। यानी अगर आप BBA करके आए हैं, BCA करके आए हैं, तब B.Ed किए हैं, तो सबको क्या देना? SST देना। और SST में 60 प्रश्न आएगा। कितने प्रश्न? 60 में 40 नॉलेज बेस्ड होगा। कितना? 40 क्वेश्चन ज्ञान आधारित होगा, जिसके लिए आपको 6 से लेके 8 तक के NCERT को इतिहास, भूगोल, नागरिक शास्त्र के साथ पढ़ना है और बाकी का कुछ नहीं करना है। 20 प्रश्न पेडागोजी होंगे। कितने? 20 प्रश्न पेडागोजी होंगे। यही पूछेगा कि भूगोल पढ़ा रहे हैं और छाछ के साथ कर समझाना है, कौन से उपकरण का यूज करेंगे, तो उसको आप बता देंगे कि ग्लोब वगैरह बता देंगे, मैं बताएंगे लास्ट में। थोड़ा सा तो ये समझ पाए। इसमें 40 तो आपका कितना आसान है, ये नॉलेज बेस्ड है। इसको मैं मानता हूँ कि आप मेहनत करेंगे तभी पाएंगे, वैसे यहाँ रहेंगे तो उतना मेहनत आपसे खुद ही हो जाएगा बिना किए। समझ पा रहे ना? और ये 20 प्रश्न तो पेडागोजी में दे ही रहा हूँ ऊपर से, तो कोई दिक्कत ही नहीं। अगला बात करते हैं सभी विषय के, हमारी कुछ विशेषताएं कौटिल्य की, जो हम ये टीम हमारी जो बनी है उसकी कुछ अच्छाइयाँ बुराइयाँ वो भी मैं बता दूँ। हर सब्जेक्ट के अलग अलग शिक्षक, प्रत्येक सब्जेक्ट के अलग अलग शिक्षक हैं और सब अपने आप में महारत हासिल किए हुए हैं। 4 साल से ये संस्था चल रही है। इकलौता मैं ही ऐसा शिक्षक हूँ जो नया जुड़ा हूँ, बाकी सारे पुराने शिक्षक हैं, तो उनके पास काफ़ी एक्सपीरियंस है और मैं तो एक्सपीरियंस का बाप हूँ। मतलब ये समझिए हजारों एक्सपीरियंस मैंने, समझ पा रहे ना? हजारों जगह मैंने पढ़ा लिया है। टेट, सुपर टेट दोनों बैच में पढ़ा चुका हूँ। B.Ed में मैं 2 साल पढ़ाया हूँ, नेट क्वालिफाइड हूँ शिक्षा शास्त्र विषय से, MLK PG कॉलेज में असिस्टेंट प्रोफेसर हूँ। ठीक है, तो इतनी बात आपको परिचय के रूप में। विशेषता हर सब्जेक्ट के अच्छे शिक्षक, बेहतर शिक्षक आपको मिलेंगे। सुझाव आपसे मैं मांग सकता हूँ, अंतिम लाइन यही है कि जोश ठंडा नहीं होने देना है। इसी जोश के साथ आप रेगुलर क्लास करिए, रोज क्लास करिए। और उपस्थिति, हाँ, एक नई घोषणा अभी सर भी करेंगे, हो सकता है सर ही बताएं। तो सर मॉर्निंग बैच भी स्टार्ट हो चुका है, जो कि 5 तारीख से रेगुलर भ्रमण होगा सुबह 7 बजे। ठीक है, तो आपको उसमें अभी ढेर सारे ऑफर सर सुनाएंगे, सुनिएगा। तो आप इंटरेस्टेड होंगे तो उधर ही आ जाइएगा। ठीक है, तो अभी तक कोई क्वेरी आपको, कोई जानकारी? हाँ, साइंस के लिए क्या होगा? हाँ, आप तो बिल्कुल सही। साइंस, जो साइंस वाला पार्ट, स्पेलिंग कोई बता दे? अरे एक लोग बोलो। ऐसे लिख देता हूँ। यस सर, बस हो गया। बहुत है, इतने से ज़्यादा लिखे नहीं। और दूसरा है मैं थोड़ा जानता हूँ। इसके भी 60 प्रश्न होंगे। कितने प्रश्न होंगे? 60 प्रश्न होंगे। और इसमें भी साइंस से 15 प्रश्न, 20 प्रश्न विज्ञान के नॉलेज बेस्ड, 20 प्रश्न गणित के नॉलेज बेस्ड होंगे 40, और बाकी के 20 प्रश्न जो होंगे वो पेडागोजी का होगा। किसका होगा? पेडागोजी का होगा। बेहद सिंपल व्यवस्था है, यहाँ भी आप पास हो सकते हैं। पेपर 1 और 2 जीके नहीं है, जीके उके कुछ नहीं, बस इतना ही है जितना मैं समझा दूँ। करंट अफेयर तो आखिर लगाओ, एक ना मिले। सीटेट में कोई करंट अफेयर नहीं है, समझ पाए ना? हाँ, एकदम निर्धारक हो जाइए। कोई ऐसा व्यवस्था नहीं है कि आपको करंट अफेयर मिलेगा। आप वही चीज पढ़ लीजिए जो पढ़ के आए, बिल्कुल बेहद सरल व्यवस्था। समझ पा रहे ना? अच्छा, कितने लोग ऐसे हैं जो सीटेट देंगे? जो सीटेट देंगे वो हाथ उठाए ना सारे। अच्छा, सुपर टेट वालों को छोड़ चलिए। सीटेट आप सभी को देना है। जितने लोग गलती से हाथ नहीं उठाए हैं वो भी उठा लेंगे। सीटेट देंगे। जो सुपर टेट देने वाले हैं उन विद्यार्थियों के लिए अभी मैं पुनः आऊंगा, बात करूंगा। ठीक है।
घबराना नहीं है, बात सबकी होगी। हो सकेगा तो अभी मैं सिलेबस भी आपको प्रोवाइड करवाऊंगा, ठीक है। सिलेबस आपको मिल जाएगा, इत्मीनान से पढ़िए, कोई दिक्कत नहीं है। आज की सभा संपन्न हमारे द्वारा। अभी दूसरे टीचर आ रहे हैं। धन्यवाद सर। उम्मीद करते हैं आपको एक बेहतरीन स्ट्रैटेजी मिल गई होगी, तो बातें कम कर दीजिए। स्ट्रैटेजी यहाँ से मिल गई, किताब आपसे मिल जाएगी, नोट्स यहाँ से मिल जाएगी। सर ने अभी बताया था कि सीबीएसई के थ्रू 20 टेस्ट पेपर आपको लगाने हैं। उसके लिए टेलीग्राम पे हमेशा प्रॉपरली 7:30 बजे से टेस्ट भी ऑर्गेनाइज होता है। कितने लोगों को मालूम है? आधे लोगों को मालूम है। तो जो 7:30 बजे से टेस्ट ऑर्गेनाइज किया जाता है, जो स्टार्ट होता है, वो आपका टेट, सीटेट और सुपर टेस्ट बेस्ड होता है, और वो पेड टेस्ट सीरीज है, 100 रुपये महीने की। और एक 8 बजे से चलती है, जिसमें जीएस का टेस्ट होता है, वो फ्री ऑफ कॉस्ट चलती है। तो अगर आप चाहें तो यहाँ से एडमिशन उसमें भी ले सकते हैं। तो मैं अपने विकास सर को बुलाना चाहूँगी, वो भी आपके साथ एक बेहतरीन स्ट्रैटेजी शेयर करेंगे। राजेश, विकास सर को बुलाइए। तो जोरदार तालियों से स्वागत करें सर, गणित विषय के टीचर हैं। चलिए भाई, वैसे आप लोगों को बताना क्या है, बहुत सारे लोग भी जानते हैं, एकदम नए चेहरे होंगे, वही हो सकता है ना जानते हैं। मैं गणित पढ़ाता हूँ और मेरा नाम विकास त्रिपाठी है। भाई, गणित के विषय में मैं अपने 2 शब्द आपके समझ रखना चाहूँगा कि जो लोग गणित जानते हैं उनके लिए तो गणित कुछ नहीं है, लेकिन जिनको गणित थोड़ी कम आती है उनके लिए गणित ही पहाड़ जैसे दिखाई देता है। ये बहुत बड़ी समस्या है। और ऐसा नहीं है कि इस समस्या का निदान नहीं है, इस समस्या का निदान है। और उन बच्चों को बिल्कुल निराश होने की जरूरत नहीं कि मैथमेटिक्स में जिनके पॉइंट कमजोर हैं थोड़े से, उनको निराश होने की जरूरत नहीं। ये सत्य है कि मैथमेटिक्स एक मेहनत वाला सब्जेक्ट है, इसमें जिसको नकारा नहीं जा सकता, एक प्रैक्टिस वाली चीज है। विदाउट प्रैक्टिस के उसमें एक परफेक्शन आपको हासिल नहीं हो सकता, ये फैक्ट है। क्योंकि मैथमेटिक्स सब्जेक्ट ही ऐसा, आप जितने दिन उसके टच में रहेंगे उतने ही दिन आपको मैथमेटिक्स आएगा, ये भी सत्य है। यकीन नहीं आता तो आप कोई एक लेसन हो उसको खूब बढ़िया से पढ़ डालो 1 महीना, उसके बाद उसको ठीक 20 दिन छोड़ दो और उससे कोई रिश्ता मत रखो, तो आप ये देखेंगे कि आप मात्र 30% रह गए जितना आप 100 किए थे उसका। ये होता है। तो ये कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है, मेरे अपने जीवन का खुद का शेर है। और कहते हैं कि इंसान को अपने प्रैक्टिकल पे विश्वास करना चाहिए, और मेरा अपना जो खुद का विश्वास अभी तक रहा वो मैंने अपने बच्चों को, आप लोगों को पढ़ाया भी, आप लोग अपने भाइयों के साथ सारा अपना प्रैक्टिकली चीज़ शेयर किया। मैथमेटिक्स में हमेशा आदमी को, फिर सुन लो, मैं बात, मुझे बेसोच की बात यहाँ से नहीं करनी चाहिए, लेकिन जिसको गणित, रियल में जिसको गणित पढ़ना हो, उसको सबसे पहले अपनी बेसिक को मजबूत करना। क्योंकि ये इतिहास नहीं है कि अकबर को नहीं जानते हो तो मान लो मराठा को पढ़ रहे हो, आराम से पढ़ लोगे, कोई दिक्कत नहीं है। उसी अकबर भी आते रहेंगे, जहांगीर भी आते रहेंगे, समझ रहे हैं। ये मैथमेटिक्स है। अगर आपको जोड़ घटाव गुणा भाग पक्षांतर छोटी छोटी चीजें नहीं आती हैं तो आप सोच लो कि हम हायर क्वेश्चन करें तो कैसे आप करें। तो ये सब चीज़ है। मैथ में आपको सबसे पहली चीज घबराना नहीं है। लोग केवल भागते हैं। बच्चा आता है, कहता है नहीं सर मुझे अभी तुरंत से कुछ नहीं होता। अरे 10 साल की बीमारी क्या है कि 1 दिन में थोड़े ठीक, थोड़ा कुछ तो टाइम लगता है ना। मेरा आशय है कि जिसको भी मैथमेटिक्स कम आती हो या बिल्कुल नहीं आता है, ऐसा नहीं है कि इंसान सीख नहीं सकता। इंसान जब कालिदास जैसे को ज्ञान प्राप्त हो गया ना, वो बोल भी नहीं सकता था, उसको इतना ज्ञान प्राप्त हुआ कि किसी को नहीं हुआ। तो ज्ञान किसी को भी हो सकता है, बशर्ते कर्मनिष्ठ इंसान चाहिए। आप क्या करिए भाई, देखो मैं गणित मैंने कैसे सीखी है, मैं वही तो आपको जो है प्रेजेंट कर सकता हूँ ना। भाई शांतनु सर कैसे जीएस सीखे, मुझे क्या पता, अपना इंटरनली वही जानते होंगे। ऐसे मैथमेटिक्स मैंने खुद से कैसे सीखा है तो मैं ही शेयर कर सकता हूँ ना। या कोई भी व्यक्ति
जो किसी विषय में इंटरेस्ट रखता हो उसने उसको कैसे सीखा वो खुद जान सकता है। तो इसमें सबसे बड़ी चीज़ है आपको सबसे पहले बेसिक पॉइंट क्लियर करना होगा। अगर कोई बंदा ये चाह, देखिए मैं जिस पोस्ट पे यहाँ खड़ा हुआ हूँ यहाँ से असत्य तो कतई नहीं बोला जा सकता, खास करके बच्चों के भविष्य की जहाँ बात है, और बोलना भी नहीं चाहिए। और चाहे समझ लीजिए यहाँ कहीं मेरा डर छुपा हो, मैं अपने बेटे को IAS बनाना चाहता हूँ, इसलिए मैं झूठ और भी स्पोर्टिंग बेंच से तो कतई नहीं बोलना चाहता, ना बोलता हूँ, और चाहे कहीं बोल, ऐसा नहीं कि नहीं बोलता, कहीं कहीं बोलना पड़ता है, जरूरत पड़ती है, लेकिन यहाँ से तो कतई नहीं। तो आप भी मेरे परिवार हैं, मेरे अपने हैं, हमारे भाई बहन बच्चे हैं, समझ रहे हैं। तो कुल मिला करके आप चिंता, मैथमेटिक्स में तो बिल्कुल चिंता मत करिए। और मैं फिर संकल्पबद्ध होता हूँ, यदि मुझे मौका मिला तो मेरा कोई भी स्टूडेंट, मेरा पढ़ाया हुआ कोई भी स्टूडेंट यदि मेरे कथन पे चल गया तो दावा है 80% नंबर से कम उसके मैथमेटिक्स में नहीं रहेंगे। ये मेरी गारंटी है इस प्रोजेक्ट में। और आप लोग मैथ की जिम्मेदारी मेरे ऊपर छोड़िए, मैं जी जान लगा दूंगा आपके साथ। जय हिंद, जय भारत। स्ट्रेटजी अच्छी लगी? किसी को कोई संदेह? शायद जो डाउट होगा आज आप लोगों का डाउट क्लियर हो रहा होगा। बस आज से एक पॉजिटिव एनर्जी के साथ पढ़ना शुरू कर दीजिए। 2-4 घंटे वाली पढ़ाई नहीं, थोड़ा टाइम दीजिए, क्योंकि टेट आसान नहीं है। टेट बिल्कुल भी आसान नहीं। आप सीटेट पेडागोजी बेस्ड या अपनी थिंकिंग बेस्ड कर सकते हैं, लेकिन यूपी टेट आप नहीं कर सकते। आपके फैक्ट्स नहीं क्लियर होंगे तो किसी भी हाल में नहीं होगा। तो इस स्ट्रैटेजी को सिर्फ आज नहीं, इतने टाइम तक नहीं, आगे के टाइम तक बना के चलेगा। तो मैं बुलाना चाहूँगी राजेश सर को, वेद प्रकाश सर को। सर आएंगे और आपके साथ एक दूसरे हिंदी पर चर्चा हम लोग करेंगे। सामान्य रूप में जो नोट करना चाहे वो नोट कर सकते हैं। आपको एक प्लेन पेपर दी गई है। जितने भी प्रतियोगितात्मक परीक्षाएं हैं, कोई भी सीटेट हो, यूपी टेट हो या सुपर टेट हो या और भी कोई परीक्षा हो, सामान्य रूप में उसमें सामान्य हिंदी की बात की जाती है। सामान्य हिंदी से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं। अब सामान्य हिंदी क्या है, फिर और हिंदी क्या है? तो एक साहित्यिक हिंदी है। साहित्यिक हिंदी का संबंध विषय से है, उसका ऐसे कोई लेना देना नहीं। इसमें सामान्य हिंदी पूछी जाती है। सामान्य हिंदी का मतलब क्या है? अच्छा, हिंदी 10-20 नहीं है, बस किसी में कुछ टॉपिक ले लिए गए, उससे संबंधित प्रश्न पूछे गए, किसी में दूसरे टॉपिक ले लिए गए, आपकी इसमें ज़्यादा व्याख्या दी गई है, कहीं पर नेक्स्ट सुपर टेट में बिल्कुल व्याख्या ही नहीं दी जाती है, बस सामान्य हिंदी कर दिया जाता है। लेकिन उसमें एक कॉमन बात होती है, एक सामान्य बात होती है कि आप उसको समझ लें, व्याख्या कर लें, और ये योग्यता होनी चाहिए। जो इस स्तर पर परीक्षा देता है उसमें ये योग्यता होनी चाहिए कि क्या पूछा जाएगा, किस स्तर का पूछा जाएगा। फिर तमाम जीडी में भी, पुलिस में भी सामान्य हिंदी है, और दरोगा की परीक्षा हो रही है उसमें भी सामान्य हिंदी है, PCS में भी सामान्य हिंदी है, IAS में भी सामान्य हिंदी है। ऐसे आप समझ सकते हैं कि जनरल इंग्लिश है तो एक लिटरेरी इंग्लिश है, एक जनरल इंग्लिश है। जनरल इंग्लिश हर जगह पूछी जाती है। अब कोई टेट में इंग्लिश पढ़ेगा, कोई टेट में संस्कृत पढ़ेगा, लेकिन जब सुपर टेट आप देंगे तो उसमें इंग्लिश संस्कृत दोनों पढ़नी पड़ेगी। तो आप ये नहीं कह सकते कि हम इससे बच जाएंगे या हमको ये नहीं करना है। आपको सभी में वो दिया ही इस ढंग से है कि आपको सभी में अंतर्दृष्टि रखनी है। बच्चे को पढ़ाना है, आप जिस स्तर पर परीक्षा देने जा रहे हैं उसकी समझ आपको होनी चाहिए। यहाँ कैसे आप कैसे प्रश्न पूछे जाएगा। अच्छा, उसके साथ पैटर्न है, आपके पास पैटर्न रहता है, प्रश्न रहते हैं, पहले परीक्षाएं हो चुकी हैं,
आप देख सकते हैं कि कैसे प्रश्न पूछे गए हैं, किस स्तर के पूछे गए हैं और किस ढंग से हमारी तैयारी होनी चाहिए। तो उसमें बहुत ज़्यादा समस्याग्रस्त होने की बात नहीं है। अगर आप सामान्यतः जो अभी तक कम से कम ग्रेजुएट है, कोई ऐसा नहीं है, लोग पोस्ट ग्रेजुएट है, कोई ऐसा नहीं है कि इंटर की योग्यता रखता हो, तो जो ग्रेजुएट है, पोस्ट ग्रेजुएट है और इंटर तक आप हिंदी अनिवार्य रूप में पढ़ते हैं, उसके बाद चाहे पढ़ें चाहे ना पढ़ें, तो सामान्य हिंदी की एक समझ होनी चाहिए। अब रहती है बात उसमें कि टू द पॉइंट बात समझने की, जो परीक्षा में पूछी जाती है, उसके लिए आप यहाँ आए हैं, पुस्तकों का सहारा लेंगे और हम लोग जो बताएंगे, क्योंकि हम लोग उसकी एनालिसिस कर चुके होते हैं, उसका विश्लेषण हमने किया है, लंबे समय से पढ़ा रहे हैं और उसकी समझ है, मेरा अनुभव है, वो अनुभव आपको हम शेयर करते हैं और मैंने इतने अच्छे से शेयर करते हैं कि 30 में 30 क्वेश्चन लोग कर जाते हैं। अच्छा, दूसरी बात यह है कि भाषा अगर आपकी अच्छी हो गई, जिसकी हिंदी अच्छी हो गई, संस्कृत अच्छी हो जाएगी, संस्कृत अच्छी हो गई, इंग्लिश अच्छी हो जाएगी। भाषा की समझ अगर आपको आ गई और उसकी शुरुआत हिंदी से होती है, क्योंकि हिंदी आपकी मदर टंग है, जो बात आप हिंदी में समझ लेंगे दूसरी भाषाओं में उतनी आसानी से नहीं समझेंगे। लेकिन हिंदी अगर आपके समझ में आ गई तो कोई भी भाषा ऐसी नहीं है जो आपके समझ में ना आए, बस आपको समझ में आना चाहिए। चाहे वो बात अंग्रेजी की हो, चाहे संस्कृत की हो। अब सामान्य हिंदी में पढ़ते क्या हैं, जनरल इंग्लिश में पढ़ते क्या हैं, तो आप क्या पढ़ते हैं उसमें? व्याकरण और शब्दावली। जनरल इंग्लिश में क्या पढ़ते हैं? ग्रामर एंड वोकैबुलरी। तो हमारे कहने का मतलब ये है कि हम जो सामान्य हिंदी की बात है, वही बात जनरल इंग्लिश के लिए, और फिर वही बात संस्कृत में भी होगी। फिर बात आती है भाषा शिक्षण की, क्योंकि प्राथमिक परीक्षा है। तो भाषा शिक्षण का मतलब क्या है कि आपके पास वो कौशल है कि नहीं। किसी बच्चे को आप बताना चाहते हैं किसी बात को, तो बच्चे को आप समझा पा रहे हैं कि नहीं समझा पा रहे हैं? वो समझाएंगे कैसे? वो मनोविज्ञान पढ़ते हैं। आप बच्चे का मनोविज्ञान जाने कि बच्चा किस स्तर तक समझ रहा है, समझने के बाद में वो उसको फॉर्मुलेट कर रहा है कि नहीं कर रहा है, वो रिप्रोड्यूस कर रहा है कि नहीं कर रहा है, माने क्या उसकी समस्या है। अब उसके मनोविज्ञान आप समझेंगे तो मनोविज्ञान आप समझ जाएंगे, फिर भाषा शिक्षण उसमें आप समझ जाएंगे, और ये जितनी भी बातें हैं ये सब आपकी परीक्षाओं में पूछी जाएंगी। आपका अगर शिक्षण माने अधिगम अच्छा है, आपकी अंडरस्टैंडिंग अच्छी है, तो आप अच्छे ढंग से पेपर भी कर लेंगे। और ऐसा नहीं है इससे आप सफल हो गए, सफल होने के बाद में कार्य क्षेत्र में आपको जाना है, वहाँ भी तमाम सारी समस्याएं आएंगी, अधिकारी आएंगे, आपसे प्रश्न पूछेंगे, तमाम माने शिक्षक सस्पेंड हो जाते हैं। कई डीएम पहुँच गए, पूछा नहीं बता पाए, सस्पेंड हो गए। कई बीएसएफ पहुँच गए और पूछा नहीं बता पाए, या कोई बात हो गई। आप अपनी बात को कैसे रखें, ये अभी से आपकी प्रक्रिया शुरू हो गई है, क्योंकि आज तक का शिक्षण अच्छा नहीं रहा है, इसलिए टेट सुपर टेट सारी परीक्षाएं हुई। तो वो शिक्षण अच्छा आपको करना है, इसके लिए ये इतने टॉपिक दिए गए हैं, इतने उसमें पॉइंट्स बनाए गए हैं कि आप पूरी बात समझ जाएं। अब इसमें हम थोड़ी बात यहाँ लेते हैं कि एक जो प्रमुख टॉपिक रखा गया है वो है वर्णमाला। क्या वर्णमाला आप नहीं जानते? बचपन से यहाँ पढ़ाते हैं, बच्चे जानते हैं, लेकिन बच्चों के जानने के बावजूद आप यहाँ रखा गया है। वो क्यों रखा गया है? इसका मतलब कहीं ना कहीं समस्या है उसमें। अधिकारी पहुंचते हैं, वो नहीं लिख पाते हैं, क्लर्क तो और नहीं लिख पाता है, तमाम सारे कर्मचारी हैं हिंदी गलत लिखते हैं। तो इसका मतलब क्या है कि भाषा ज्ञान उनका बहुत कमजोर है। भाषा ज्ञान कमजोर होने के कारण वो अपनी बातों को ठीक ढंग से कह नहीं पाते हैं, अच्छे ढंग से लिख नहीं पाते हैं। यहाँ तक कि विराम चिन्हों का प्रयोग भी आपके कोर्स में है, और ऐसा नहीं है कि आपके कोर्स में
पीसीएस में भी होगा। इसका मतलब क्या है कि विराम चिन्हों का प्रयोग पीसीएस अधिकारी भी नहीं जानते, तो इसलिए वहां पर रखा गया है। जो सिलेबस बना रहा है, पाठ्यक्रम तैयार कर रहा है, वो समस्या देखता है कि कौन सी समस्या है, क्या हम करें कि वो समस्या ना आए। एक छोटा सा उदाहरण ले लीजिए, लोग आइए अधिकारी बनते हैं, भ्रष्टाचारण करते हैं, सस्पेंड हो जाते हैं। इस समय तो बर्खास्तगी चल रही है, सस्पेंशन नहीं, बर्खास्त, टर्मिनेट हो जाते हैं। तो क्या इसीलिए अधिकारी बनते हैं कि आप अधिकारी तैयारी करें, अधिकारी बने, भ्रष्टाचार करें, बर्खास्त हो जाएं, जेल चले जाएं, काम खत्म। तो क्या रख दिया गया है, एक अलग से पेपर रख दिया गया है, एथिक्स, इंटीग्रिटी एंड एप्टीट्यूड, नीति शास्त्र, सत्यनिष्ठा एवं अभिरुचि कि नैतिकता क्या है ये भी जानिए। जीवन यही नहीं है कि आप पैसा कमा लीजिए, ऐसा आराम से रह लीजिए, जीवन इतना ही नहीं है। क्या नैतिकता है, नैतिक जीवन क्या है, हमको कैसे रहना है, हम किस लिए आए हैं, संसार में हमारा आने का उद्देश्य क्या है, कैसे हमको जीवन यापन करना है। अब देख लीजिए, सारी समीक्षा सब लोग कर चुके हैं, उस पर चिंतन करते हैं और उसके बाद सिलेबस बनाया गया है, पाठ्यक्रम बनाया गया है। तो वैसे ही आपका भी सिलेबस बनाया गया है कि आप उस भाषा को समझें, समझने के बाद देखें कि प्रश्न कैसे आ रहे हैं, और बिल्कुल आसान है, उन सारी बातों को आप आसानी से जान जाएंगे, फिर आप उसमें 30 में 30 कर सकते हैं। भाषा पर ध्यान देंगे, आपके 60 प्रश्न तो ऐसे ही हो जाएंगे, सही हो जाएंगे। कोई भी भाषा हो, आप 2 भाषा तो लेंगे ही टेट में, तो 60 ऐसे हो जाएंगे। अब सुपर टेट देंगे, उसमें 40 हो जाएगा। तो जितना ही आप कहीं से स्कोर किए रहेंगे वो आपको प्लस करेगा। और चूंकि मेरिट की परीक्षा है, जितनी मेरिट आपकी अच्छी होगी उतना ही आपका परफॉर्मेंस अच्छा होगा, सफलता दर अच्छी होगी। तो इसलिए उसको अभी से ही, ये आप मत सोचिए कि हम केवल टेट की तैयारी कर रहे हैं, आप उसकी तैयारी कीजिए, लेकिन दिमाग में ये रखिए कि नहीं, हमको इसको आगे ले जाना है और हमें इस पर अच्छी परीक्षाएं देनी है, हमको उसमें भी सफल होना है। जैसे कोई भी आप टॉपिक ले लीजिए, अव्यय, एक टॉपिक है अव्यय। अब अव्यय किसे कहते हैं? एक सामान्य सी बात हो गई कि जो घटे बड़े नहीं, यथा स्थित रहे, लेकिन इतने से आपका काम नहीं चलेगा। अव्यय के मतलब जिसमें कोई परिवर्तन ना हो। तो एक शब्द आता है विकारी और दूसरा शब्द आता है अविकारी। अब विकार माने क्या होता है? विकार माने एक सामान्य शब्द है, विकार माने दोष। लेकिन यहाँ दोष की कोई बात है ही नहीं, तो व्याकरण है। तब विकारी का मतलब क्या हुआ और विकार मतलब क्या हुआ? तो विकार मतलब हो गया परिवर्तन। तो विकारी मतलब क्या हो गया? परिवर्तन। अविकारी मतलब क्या हो गया? अपरिवर्तन। तो अव्यय क्या है? अविकारी शब्द है, और ऐसे अविकारी शब्द हैं जिनमें लिंग, पुरुष, वचन, काल या कारक के आधार पर कोई परिवर्तन नहीं, जिसमें कोई परिवर्तन नहीं होता है, वैसे ही रहते हैं, उनको अविकारी शब्द कहते हैं। तो पहली बार पीसीएस में पूछा गया था कि और क्या है, और क्या है?
अब उसमें दिया था विकल्प, विशेषण है ये, संबंध बोधक अव्यय है, समुच्चय बोधक अव्यय है, क्रिया विशेषण है, सेकंड है संबंध नाम और अभी क्या हो गया? हाँ? गलत हो गया, जो आपने बताया वो गलत हो गया। ये समुच्चय बोधक अव्यय है और क्या है? समुच्चय बोधक अव्यय है। और ये ऐसे ही प्रश्न बार बार आएंगे। अब अगर आपने ये कर दिया तो अब इसमें क्या है? विशेषण आप जानेंगे तो आप जानेंगे एडजेक्टिव, संबंध बोधक अव्यय जानेंगे तो मतलब अंग्रेजी क्या हुआ? प्रेपोजिशन। समुच्चय बोधक अव्यय कंजंक्शन और क्रिया विशेषण तो जब आप क्रिया विशेषण नहीं जानेंगे तो एडवर्ब कैसे जानेंगे? ये अध्यापक के सामने समस्या है कि हम क्या एडवर्ब कैसे बताएं बच्चे को? समुच्चय बोधक अव्यय नहीं जानेंगे तो कंजंक्शन कैसे जानेंगे? संबंध बोधक अव्यय नहीं जानेंगे तो प्रेपोजिशन कैसे जानेंगे? आप पहले संबंध बोधक अव्यय तो जानेंगे तो आप आसानी से थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे, यहाँ हम इसको समझ लें इसको ये क्या है, तो आपके दिमाग में तो बैठेगा ही, अंग्रेजी और बैठ जाएगी, फिर संस्कृत आएगी तो और बैठ जाएगी, फिर चाहे आप टेट दीजिए, सुपर टेट दीजिए, सी टेट दीजिए, चाहे जो परीक्षा दीजिए, कोई किसी परीक्षा में आप असफल नहीं होंगे और आपके दिमाग में बैठा रहेगा तो बच्चों को आप सबसे अच्छा पढ़ाएंगे, क्योंकि यही सब वहाँ पूछा जाएगा। बच्चे इसी से प्रश्न करेंगे, संज्ञा क्या है, सर्वनाम क्या है, विशेषण क्या है, तो आप तो बहुत जानते रहेंगे, उनको थोड़ा सा बताना है कि संज्ञा माने नाम, किसी का नाम है ये संज्ञा। अब उसी में कौशल, आपको कौशल लगाना है, ये पेडागॉजी, यही अध्यापन, यही शिक्षण कला है, यही आपका कौशल। आप इस ढंग से थोड़ा दिमाग में बिठाइए और इस ढंग से पढ़िए तो आपको ज्ञान। देखिए दो लक्ष्य है, लक्ष्य तो है नौकरी, पहला लक्ष्य, ज्ञान प्राप्त करना लक्ष्य आपका नहीं है, लेकिन आप गलत रास्ते पर जा रहे हैं। ज्ञान प्राप्त करना लक्ष्य बनाइए तो आपको नौकरी भी मिल जाएगी और ज्ञान भी आपको प्राप्त हो जाएगा, दोनों हो जाएगा। अभी हम नहीं कहते ब्रह्म ज्ञान प्राप्त कीजिए, जो आपके कोर्स में वही ज्ञान प्राप्त कीजिए, ना ब्रह्म ज्ञान आपको बताया जाएगा ना आपको प्राप्त करना है, जितना कोर्स में है। लेकिन कोर्स वाला ठीक से पढ़ लीजिए, कोर्स वाला ठीक से पढ़ लेंगे तो परीक्षा में आप सफल ना हो, ये ऐसा हो ही नहीं सकता। पता नहीं कितने लड़के सफल हैं और मिलने जाते हैं, बड़ी खुशी होती है, अच्छा लगता है। तो आप भी सफल हो, यही हम लोगों का उद्देश्य है। और आज 2 अक्टूबर है, 2 महापुरुषों का दिन है, उनकी जयंती आज है, तो इसके लिए आपको भी शुभकामना। और आप पढ़ें और सफल हों और इस ढंग से पढ़ें कि आप दूसरे को पढ़ा सके, सफल हों और सफल होने के बाद पढ़ा सकें, इसके लिए मंगल कामना। थक गए होंगे अब आप लोग? नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। चालू रखा जाए कि 5 इतना नहीं है, समोसे की व्यवस्था है। पहले समोसा खाइए, पुनः ऊर्जा आए तो आगे की बात फिर की जाएगी, ठीक है? बैठे रहिएगा क्लास में भी। आप लोग ये 5 मिनट का ब्रेक लिया गया है।